Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on उत्कर्ष क्लैट क्लासेस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर 2022 का लीगल का पार्ट। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला पैसेज जो था वो रिट से रिलेटेड था। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर बात हो रही है रिट इज अ पब्लिक लॉ रेमेडी, इट रेफर्स टू द फॉर्मर। चलो मैं नॉर्मल समझा देता हूँ कि सर ये जो रिट पिटीशन है या रिट एप्लीकेशन है ये क्या होती है। तो देखिए पहले इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए। रिट पिटीशन को आप कॉन्स्टिट्यूशन के दो डिफरेंट आर्टिकल से समझ सकते हैं, आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल नंबर 226। आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अलाउड करता है, पावर देता है कि वो रिट को एक्सेप्ट कर सके। अब ये रिट है क्या? इट इज अ फॉर्मल पर्टिकुलर एप्लीकेशन विच इज रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब यहां पर टोटल 5 तरीके की रिट्स होती है। पहली है आपकी हैबिस कॉर्पस, ठीक है, हैबिस कॉर्पस। सेकंड है आपकी मेंडमस, मेंडमस। फिर है आपकी सेरिसरी, उसके बाद आपको मिलेगी प्रोहिबिशन, और फिर है क्यू वारंटो। अब इसमें से हबीस कॉर्पस जो है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। मतलब इसका मतलब होता है टू प्रेजेंट दी बॉडी। अगर कोई इंसान गायब हो गया है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन मिल नहीं रहा है, या पुलिस वाले उसको लेकर गए, या कोई सरकारी ऑफिसर उसको लेकर गया, उसके बाद से वो गायब है, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं उस पर्सन को प्रेजेंट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा ऑफिशियल ड्यूटीज पर अथॉरिटीज को कि उस पर्सन को हमारे सामने लाया जाए। इसके अलावा जो है मेंडमस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब एक सुपीरियर अथॉरिटी जो है, मतलब हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर देगा किसी भी सरकारी महकमे को, किसी भी सरकारी ऑफिसर्स को या किसी भी डिपार्टमेंट को कि ये काम करो, हम आपको कह रहे हैं। जैसे मैं बिजली विभाग में बहुत चक्कर काट रहा हूं लेकिन मेरा काम नहीं हो पा रहा है, उनकी ड्यूटी है वो मेरा काम करना लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं परेशान होकर अगर इस तरीके की रेट लगाता हूं तो अब कोर्ट ऑर्डर देगा कि ये काम करो, हम कह रहे हैं। सेरिसरी और प्रोहिबिशन दो अलग चीजें हैं। सेरिसरी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंफीरियर कोर्ट है, छोटा मोटा कोर्ट है, और उसने प्रोसीजर सही से नहीं अपनाया है, किसी प्रोसीडिंग का, किसी पर्टिकुलर सुनवाई को सुनते वक्त सही से प्रोसीजर नहीं अपनाया है, तो मैं हाई कोर्ट के पास जाऊंगा और वो उसको आदेश देगा कि ये क्या कर रहे हो आप, ये रोको, ये प्रोसीडिंग सही नहीं है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, देखो दोनों चीजें जो है वो साथ में पढ़नी जरूरी है, सेरिसरी और प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? रोक लगा देना, है ना। तो यहां पर किसी अगर इंफीरियर कोर्ट ने अपनी पावर से ज्यादा कोई काम कर दिया है या कोई डिसीजन गलत दे दिया है तो उस पर रोक लगाई जाएगी। क्यों वारंट का मतलब होता है बाय व्हाट वारंट। अगर किसी सरकारी ऑफिस में, कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपने आप को वहां ऑफिसर बताता है और मुझे डाउट है या मुझे उसकी क्वालिफिकेशन चेक करनी है या मुझे ऐसा लगता अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ऐसे केस में मैं ऐसी रेट लगा सकता हूं हाई कोर्ट के पास में, जिससे कि वो हाई कोर्ट उससे पूछेगा बाय व्हाट वारंट, किस वारंट से, किस अथॉरिटी से आप इस ऑफिस में बैठे हैं। ये चारों रेट्स में कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता है, इसीलिए ये हाई कोर्ट के पास जाती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस रेट के बारे में सुनवाई करता है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते भी हो तो ये रेट ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, तो ये पब्लिक लॉ रेमेडी होती है, फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है। कौन सा ऑर्डर होता है? जो जुडिशियल अथॉरिटी में बैठे हुए लोग इंडिविजुअल या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को काम करने के लिए बोलते हैं। हाई कोर्ट जो है वो जब ये पावर जुडिशियल रिव्यू करता है, डज नॉट एक्ट एज एन एप्लीकेट बॉडी, इट इज कंसर्न विद इलीगैलिटी, इरेशनैलिटी एंड procedural impropriety of an order passed by the state or statutory authority. High Court is empowered to issue direction, order or writs for the enforcement of fundamental right and for any other purpose. The writ jurisdiction of High Court is discretionary and equitable. Writ of mandamus, तो इस पूरे पैसेज में mandamus पर ध्यान दिया गया है। वी कमांड, वी कमांड का मतलब हो गया कि हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ये काम कीजिए।
मान लीजिए कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, उसका कोई काम करना है, जैसे जेडीए है या किसी भी तरीके की डेवलपमेंट अथॉरिटी का डिपार्टमेंट है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे केस में आप मैंडेमस की रिट हाई कोर्ट को जाकर अप्लाइड कर सकते हैं और हाई कोर्ट उनको ऑर्डर दे देगा कमांडिंग अ पब्लिक अथॉरिटी। अच्छा, ये सारी रिट्स जो है वो पब्लिक अथॉरिटी मतलब सरकारी ही पर्सन्स को दी जाएगी, ठीक है। तो अब ये बाकी ये सारी चीजें समझाई गई हैं कि आप अपनी ड्यूटी निभाइए वगैरह वगैरह। A writ of mandamus may be issued in favor of person who establishes a legal right in himself, ठीक है। यहां पर उस पर्सन को जिसके पास में ऐसा काम करवाने का, ऐसा काम उसके फेवर में होने का लीगल राइट होगा, उसके लिए ही मैंडेमस इश्यू की जाएगी, ठीक है। चलिए, बाकी सब नॉर्मल चीजें हैं। क्वेश्चन देखिए, स्टेट गवर्नमेंट है, उसने एक रूल बना दिया है, क्या? Discretionary to grant DA to its employee. One of the employee filed a writ petition seeking mandamus to compel the government to grant DA in the given situation which of the following statement is true. तो गवर्नमेंट ने कहा हमारे जिसको ठीक लगेगा, डिस्क्रिशनरी पावर मतलब हमारे समझ में जिसको ठीक लगेगा उसी को हम DA देंगे, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता देंगे। तो अब आपको बताना है, एक बंदे ने रिट लगाई है, Writ of mandamus cannot be granted as a no legal duty was imposed on the government to grant DA. बिल्कुल सही जवाब। क्या सर, यहां पर आपका कोई फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिज नहीं हो रहा है, यहां गवर्नमेंट के ऊपर कोई लीगल तरीके की कोई ड्यूटी नहीं है या आपका कोई लीगल राइट नहीं है कि गवर्नमेंट से आप डीए ले सको। A public spirited citizen filed a writ petition seeking a mandamus to compel the government to make a law to curb the ill effect of climate changes in the given situation which of the following statement is true। तो यहां पर एक सिटीजन ने फाइल की है मैंडेमस नाम की रिट, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ, कि गवर्नमेंट जो है क्लाइमेट चेंजेस के जो बुरे पर्टिकुलर इफेक्ट हैं उनको सही करने के लिए कोई लॉ बनाए, उनको सही करने के लिए कोई लॉ बनाए। रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी ग्रांटेड, Writ of mandamus cannot be granted as no legal duty is imposed on the government to pass a law to curb the ill effect of climate changes। बिल्कुल ठीक, ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसको किस पर लॉ बनाना है और किस पर लॉ नहीं बनाना है, ठीक है। ए और बी दो लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेल ऑफ गुड्स का। कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर ऑब्लिगेशन है, मिस्टर ए एंड बी फाइल्ड अ रिट पिटिशन। कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर ए और बी रिट पिटिशन फाइल करते हैं मैंडेमस के लिए, तो कंपेल मिस्टर ए टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इन द गिवन सिचुएशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ये पर्सनल नेचर का है सर, यहां सरकारी आदमी कहां आए हैं? तो देखिए, कैन बी, कैन नॉट बी ग्रांटेड, नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये पॉइंट सही नहीं है। कैन नॉट बी ग्रांटेड, बीज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट राइट, ये पब्लिक राइट थोड़ी है। A licensing officer under a statutory duty to issue a license to an applicant who fulfills the condition prescribed for the issue of such license। X applicant है, सारी कंडीशन पूरी कर देता है लाइसेंस के लिए, लेकिन उसकी एप्लीकेशन, लाइसेंस वाले एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? देखिए, रेट ऑफ मैंडेमस कैन बी ग्रांटेड 100%। पब्लिक ऑफिसर है लाइसेंस इश्यू करने वाला, चाहे वो कोई भी तरीके का लाइसेंस हो, फूड लाइसेंस हो, चाहे कोई प्रिजर्वेटिव का लाइसेंस हो, चाहे कोई ड्राइविंग का लाइसेंस हो, ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो इनका काम है और सामने वाले का लीगल राइट है कि वो आपसे सारे कंपटीशन सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद लाइसेंस देना ही पड़ेगा। फिर भी आप नहीं दे रहे हो, रेट इश्यू हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहां पर पॉइंट जो है वो मैंडेमस से रिलेटेड है, उनमें से हमें ये ढूंढना है कि कौन सा पॉइंट सही नहीं है। मैंडेमस में बी इशूड इन फेवर ऑफ पर्सन हु एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट, इनकरेक्ट ढूंढना, तो ये तो सही है। रिट ऑफ मैंडेमस में बी इशूड अगेंस्ट अ पर्सन अथॉरिटी हु हैज अ मैंडेटरी ड्यूटी टू परफॉर्म बट हैज फेल्ड, बिल्कुल सही है। मैंडेमस इज पर्पटेड टू प्रिवेंट डिसऑर्डर एमेटेड फेलियर ऑफ जस्टिस, सही है। मैंडेमस में बी रिक्वेस्टेड टू बी इशूड टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ अ प्राइवेट ड्यूटीज, गलत आ गया, तो ये पॉइंट गलत है, ठीक है। अगला पैराग्राफ, टू मेंटेन द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, not only does the Constitution of India guarantee freedom of religion to individual and groups, but it is also against the general policy of Constitution of India that any money be paid out of the public fund for promoting or maintaining any particular religion। तो यहाँ पर ये बोला है कि आपको हमने कोई भी धर्म मानने की आज़ादी तो दी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी रोकता है कि किसी भी पब्लिक फंड को, जनता के पैसे को किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। It is provided in the Constitution of India that
No person shall be compelled to pay any taxes the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. तो यहाँ पर आप जनता को इस बात के लिए कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि हम आपसे ये टैक्स लेंगे और इस टैक्स से हम इस धर्म की मदद करेंगे. This does not prohibit the state from enacting a law to incur expenses for the promotion and maintenance of any particular religion or religious denomination, but by such law no person can be compelled to pay any tax the proceeds of which are to be so utilized. यही बात हुई कि किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जा सकता. However, does not invalidate levy of a fee to provide some services. Thus, a fee can be levied on pilgrims to a religious fair to meet the expenses of the measure taken to safeguard the health, safety and welfare of the pilgrims. तो जो पिलग्रिम्स हैं, जो श्रद्धालु हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर यात्रा वगैरह पर जाते हैं तो उनसे जो वो सर्विस चार्ज लिए जाते हैं वहां पर ठहरने, रुकने, खाने पीने की व्यवस्था के लिए, तो वो इससे बाहर हैं. सच फीस लेविड बाय द स्टेट because the object of such contribution is not to foster the preserve religion but to control secular administration of religious institution. तो ये जो फीस है वो किसी धर्म के प्रमोशन के लिए नहीं है, वो उनकी खुद की सुरक्षा और हेल्थ के सेफ्टी वगैरह के लिए है. चलिए, एक्स मिस्टर ए जो है वो टैक्स पेयर है. हाँ, various taxes levied by the state government filed a writ petition for issuance of a writ of mandamus directing the state to forbear from spending any amount from the public funds for the state for renovation of water tanks belonging to a Hindu temple in a state. These tanks were used by the general public irrespective of their religious affiliation for bathing or drinking purpose. In the given situation, which of the following statement is correct? A जो है वो टैक्स पेयर है और गवर्नमेंट का अलग अलग टैक्स भरता है. अब उसने रेट पिटिशन फाइल की है मेंडेमस रिट के लिए. क्या कि स्टेट को रोका जाए कि वो जो वाटर टैंक की रिनोवेशन करा रही है, जो किससे रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर हिंदू मंदिर से रिलेटेड है. उस हिंदू मंदिर का एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है, लेकिन उस पर्टिकुलर टेंपल से, उस टैंक से सभी धर्मों के लोग पानी लेते हैं पीने के लिए, मतलब वो पब्लिक के लिए है. तो अब उस वाटर टैंक की रिपेयर का जो है खर्चा वो उनके टैक्सेस में से न दिया जाए, ऐसा उसका कहना है. State is promoting maintaining the Hindu religion. State cannot be said to promoting or maintaining the Hindu religion. बिल्कुल ठीक. यहाँ पर बात आई नहीं रही है धर्म की, यहाँ पर तो सर पब्लिक वेलफेयर के लिए है. अगर किसी टेंपल के पर्टिकुलर वहाँ पर कोई पानी की टंकी है, उसका रिपेयर हो रहा है, लेकिन वहाँ पर किसी को कोई कंपेल नहीं किया जा रहा, बाध्य नहीं किया जा रहा था यही धर्म के लोग पानी पिएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है. Communal rights between religion A and religion B resulted in the destruction of places of worship of both religion in a state. As a result, state government utilized public fund for restoring the places of worship of both religion A and B. In the given situation, which of the following statement is correct? दो अलग अलग धर्मों के बीच में कोई राइट्स हो जाते हैं, दोनों के धर्मों के वर्शिप्स हैं, चाहे टेंपल हो चाहे मस्जिदें हों, वो टूट फूट गई हैं. अब स्टेट गवर्नमेंट जो है पब्लिक का पैसा उनकी रिपेयरिंग में खर्च करना चाहती है, तो आपके लिए वो इसमें से चारों में सही ऑप्शन चुनना है. State government is violative of the Constitution of India as it's promoting or maintaining particular religion. State government act is not violative of Constitution of India as it is not promoting or maintaining any particular religion. नहीं, वो तो सभी धर्मों के लिए काम कर रही है ना, तो बी ऑप्शन सही होगा. Communal right between religion A and B resulted in the destruction of a place of worship of religion B in the state. As a result, the state government utilized public fund for restoring the places of worship of religion B. In the given situation, which of the following statement is correct? अब सिर्फ B वाले धर्मों के लोगों के उनकी वर्शिप की जो जगह है, उनका जो पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो डिस्ट्रक्ट हुआ. अब यहां पर सवाल यह है कि सिर्फ उन्हीं की रिपेयरिंग की जा रही है पब्लिक फंड से, तो अब आपका जवाब क्या होगा? तो क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं? स्टेट गवर्नमेंट वायलेटिव है, वो सही काम नहीं कर रही है और ये कह रही है कोई गलत नहीं कर रही है. स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट इज नॉट प्रमोटिंग और मेंटेनिंग. पर यहां प्रमोशन नहीं किया जा रहा उस धर्म के लोगों का, यहां उस पर्टिकुलर जगह को रिपेयर करवा के स्टेट गवर्नमेंट उसके धर्म को प्रमोट नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ होने वाले कंसिक्वेंसेस जो परिणाम हुए हैं, टूट फूट हो गई है, उसको रिपेयर करवा रही है. A state government passed a law making it mandatory for all residents of a state to pay a hefty pilgrimage tax so as to aid the state in organizing a popular religious pilgrimage in that state. The said pilgrimage is undertaken only by followers of religion X
and draws a large number of followers of religion X from all over the country to the state every year. In the given situation, which of the following statement is correct? तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नाम का एक्स नाम का धर्म है, एक्स नाम का रिलीजन है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक पिलग्रिमेज टैक्स लगा दिया है, धार्मिक टैक्स लगा दिया है, क्योंकि उस स्टेट में बहुत सारे पूरी कंट्री से, पूरे इंडिया से लोग आते हैं किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना के लिए या कोई भी तरीके की जो वर्शिप का जगह है वहां पर। तो स्टेट गवर्नमेंट उनकी सेफ्टी वगैरह के लिए ये पैसा ले रही होगी कि भाई आप आते हो, यहाँ पर रहते हो, खाते हो, पीते हो, ठहरते हो। तो अब आपको यहाँ बताना है क्या स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर रिलीजन एक्स नाम का प्रमोशन कर रही है पब्लिक फंड के लिए या फिर नहीं कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट इज वायलेशन है, उसका एक्ट जो है वो वायलेटिव है। एक्ट इज नॉट वायलेटिव। द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट इज कंपेलिंग सिटीजन टू पे टैक्स फॉर प्रमोटिंग और मेंटेनिंग रिलीजियस एक्ट्स। यहां पर क्या कह रहा है? मेकिंग मैंडेटरी फॉर ऑल रेजिडेंट। तो ऑल रेजिडेंट का मतलब तो हुआ कोई भी धर्म का हो, उस एक्स धर्म के प्रमोशन के लिए आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ये तो गड़बड़ हो गया। अगर सिर्फ वहां पर पर्टिकुलर उसी जो उस यात्रा में आते हैं कि भाई जो भी इस यात्रा में आएगा, जो भी इस पर्टिकुलर वर्शिप ऑफ प्लेस पर आएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, सिर्फ वो लोग जो आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके धर्म से रिलेटेड, वो चाहे किसी भी अलग अलग धर्म के लोग हों, जो इस यात्रा में शामिल होगा, जो इस स्टेट में आएगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको हम धर्म का प्रमोशन नहीं मानते। लेकिन सारे रेजिडेंट के लिए तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। Object of state legislation is to provide for the better administration and governance of a certain Hindu religious endowment, where religious endowment means the property belonging to or given or endowed for the support of temple. The state legislation waives the supervision of a public temple in a statutory authority, that is Commissioner of Hindu Religious Endowment. For the purpose of meeting the expenses of the Commissioner and his staff, every Hindu temple in the state is required under provision of the state legislation to pay an annual contribution at certain percentage of their annual income. In the given situation, which of the following statement is correct regarding the annual contribution provided under the state legislature? स्टेट लेजिस्लेशन का ऑब्जेक्ट है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ सर्टेन हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट। किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड कुछ खर्चा करने का इनका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, इट इज नॉट वायलेशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज ऑब्जेक्ट इज द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आप सोच रहे हैं कि सर ये तो वायलेशन है, ये वायलेशन नहीं है। सुनिएगा, यहां पर कहा गया कि उनका ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर एंडोमेंट को करना। Where religious endowments का मतलब है प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू गिवन और एंडोड फॉर द सपोर्ट ऑफ टेम्पल। स्टेट लेजिस्लेशन क्या करता है? सुपरविजन ऑफ पब्लिक टेम्पल के लिए स्टेचुरी अथॉरिटी को अपॉइंट करता है, कमिश्नर ऑफ हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट को अपॉइंट करता है। इस पर्पस के लिए जितने भी उस कमिश्नर और उसके स्टाफ के खर्चे होंगे, वो हर एक हिंदू टेम्पल से ही एक कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, क्योंकि यही आपके सारे वेलफेयर को ध्यान रख रहा है। तो इसकी जो भी सैलरी वगैरह है, खर्चे जो भी है, वो आप ही देंगे। तो ऐसे केस में वो तो आपके लिए ही है ना, किसी पर्टिकुलर पूरे ऑल रेजिडेंट के लिए थोड़ी, उनसे सभी से थोड़ी वसूला गया कि सभी लोग देंगे। सभी वाला तो पॉइंट ही नहीं है। अगला, Constitution of India guarantee to all citizens fundamental freedom, which are recognized as their fundamental right. However, these fundamental freedom guaranteed by the Constitution of India are not absolute, and no right can be. Each of these fundamental rights is liable to controlled, curtailed, or regulated to some extent by law made by the Parliament or the state legislature. According to the Constitution of India, lays down the grounds and the purpose for which a legislator can impose reasonable restriction. मतलब हम आपको अगर फ्रीडम दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो बोलने की आज़ादी हमने दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की बेइज्जती करते फिरो। ठीक है। ऑन द राइट्स गारंटी टू सिटीजन, द स्टेट कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द कंट्रोल्स ऑफ दीज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। While determining the constitutional validity of a restriction imposed on a fundamental right by legislation, the court is not concerned with the necessity of the restriction of the wisdom of policy underlying it, but only whether the restriction is in excess of the requirement and whether the legislator has overstepped the constitutional limitation. Two of fundamental rights guaranteed to every citizen to India are the right to move freely throughout the India and the right to reside and settle any part of India. However, the state may impose reasonable restriction on these rights by the law in the interest of general public or for the protection of the interest of any scheduled tribes. तो हमने कहा आप कहीं पर भी घूमो, कहीं पर भी जाकर सेटल हो जाओ, लेकिन हर एक स्टेट के अलग अलग कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हैं। ठीक है।
A law was enacted by the Parliament of India which consisted of a provision making it mandatory for every person riding a two-wheeler in India to wear a helmet, failing which such person was made liable to a fine. X citizen है, fine for violation of the said provision. X challenge the constitutional validity of said provision in the given situation. Which of the following statement is correct? पार्लियामेंट ने कहा जो हेलमेट नहीं पहनेगा फाइन देगा, इसने चैलेंज कर दिया। देखो प्रोविजन जो है हेलमेट वाला वो वायलेटिव है, और प्रोविजन इज नॉट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। आप घूमो, हमें मना थोड़ी कर रहे हैं, कहीं पर भी बाइक लेकर जाओ, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। इंडियन स्टूडेंट्स हैं, XYZ यूनिवर्सिटीज के, नई दिल्ली का कॉलेज है, posted a social networking site that they would hold a demonstration outside the university campus protesting against a recently passed law which made it compulsory for university students to wear uniforms while attending classes. Students further threatened to use whatever means necessary to stop the operation of a student. Therefore, the state authority placed barricades around the university campus in order to restrict movement of the student carrying out the demonstration and ensuring that the demonstration does not turn violent. In this situation, which of the following statement is correct regarding the act of placing of barricades by state authorities? ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी वालों के लिए, उनके स्टूडेंट्स के लिए कि आप क्लास में आओगे तो आपको पहनना पड़ेगा पर्टिकुलर ड्रेस कोड। उन्होंने काम तो नहीं पहनेंगे और ये तो हम हटा कर रहेंगे। अब यहां पर वो हड़ताल करने वाले हैं तो यहां पर बैरिकेड लगा दिए गए। एक्ट इज वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ मूव फ्रीली। एक्ट इज नॉट वायलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो यहां पर जो बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए हैं, क्या हम आपको नहीं आने देंगे इससे आगे, ये पब्लिक के लिए, सेफ्टी के लिए है, तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन माना जाएगा। Appropriate authority in the state passed an extrement order against Mr. A. A citizen of the extrement order prohibited Mr. A from residing within this state from the date specified in such order. The extrement order was passed by the virtue of power conferred on the appropriate authority by the law, and the constitutional validity of this law had been upheld by the Supreme Court of India. The extrement order was passed on the ground that Mr. A was found frequently engaged in illegal business of the narcotic drugs and was also involved in the several cases of riot and criminal intimidation. In this given situation, following statement बताइए। तो यहां पर कह रहा है एक सिटीजन है मिस्टर ए नाम का, उसको हमने किसी पर्टिकुलर स्टेट से तड़ीपार कर दिया है। एक्सट्रमेंट ऑर्डर मतलब तड़ीपार कर देना। तो क्यों? क्योंकि वो पहले बहुत से इलीगल बिजनेस में था, नार्कोटिक ड्रग्स में पकड़ा गया है, दंगे भड़काने में पकड़ा गया है, तो हमने उस स्टेट में उसका आना जाना ही रुकवा दिया। तो क्या ये मूव फ्रीली के लिए रेस्ट्रिक्शन है? इट इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री मूवमेंट, बिल्कुल रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए है, उसको हमने रोकना जरूरी समझा। Z citizen है, issued a passport on 1st June 2020 by the passport office. Mr. Z was due to travel to Spain on 15 July. July 11, Mr. Z received a letter from the regional passport officer intimating that it was decided by the government of India to seize his passport in a public interest. Z was required to surrender his passport within 7 days of the receipt of that letter. इस सिचुएशन में आपका आंसर क्या होगा? अब बताइए भाई। Z can challenge the letter, Z can challenge the letter, Z can challenge the letter. Z cannot challenge the letter on the ground that it is violative of fundamental right to freely movement throughout the India and or residence and settlement in a part. देखो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पासपोर्ट के लिए सीज किए जाते हैं या उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, वो किसी न किसी रीजन से, ऐसा थोड़ी है कि तू समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझे ठीक, तेरा अच्छा नहीं लग रहा, पासपोर्ट दे दे भाई, ऐसा थोड़ी होता। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब यहां पर मूवमेंट वाला ही है पूरा के पूरा, हफ्ते को देखना है इनकरेक्ट क्या है। फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट एंड रेजिडेंस इज एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर सेक्रोन्स्केट एंड आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन। नहीं, यहां पर ही दी गई हो, हाँ बिल्कुल, सॉरी इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये तो करेक्ट है। Fundamental right to movement and residence in any part of India are circumscribed but are guaranteed subject to reasonable restriction on such right. ये भी सही है। Reasonable restriction may be imposed on fundamental rights to movement, सही है। The constitutional validity of law imposing reasonable restriction on fundamental right can be challenged by a citizen before the legislator. नहीं, ये incorrect है। अगर reasonable restriction लगाया गया तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये हटाओ। क्यों हटाएंगे भाई? पब्लिक सेफ्टी के लिए है, आपके लिए है।
spouse contract a second marriage while the first marriage is still subsisting, the spouse would be guilty of the offense of bigamy under the Penal Code of India. If it is proved that the first as well as the second marriage was legally valid, all the necessary ceremonies required by the law or by the custom have been performed at the time of contracting the marriages. According to penal law, if a person who has a living husband or a wife marries again, then such person is liable to be punished with imprisonment up to 7 years along with the fine for committing the offense of bigamy, दूसरी शादी करना. Also, the penal law of India is applicable to all citizens irrespective of their religious affiliation. Exception to the offense of bigamy may be created by the law relating to marriage applicable to followers of particular religion. Under the Hindu law relating to marriage, bigamy is not permitted. तो ये कह रहा है बाइगेमी ऑफेंस माना जाएगा, लेकिन कुछ धर्मों को छोड़कर जहां पर उनके धार्मिक या रिलीजियस के अकॉर्डिंग उनको दूसरी शादी करने की अनुमति मिलती है, उनको छोड़कर. If a Hindu wife files a criminal complaint against her husband on the ground that during the subsistence of her marriage her husband had married a second wife by converting into the another religion which illegally permit having more than one wife, then her husband is liable to punish for the offense of bigamy. Further, the Hindu law relating to marriage also provide that the punishment for offense of bigamy as provided in the Penal Code of India would be applicable to marriage between two Hindus. यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी वाइफ ने कंप्लेंट की कि उसके हस्बैंड ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और उस धर्म में चला गया है जहां पर दूसरी शादी अलाउड है, वहां जाकर दूसरी शादी कर लेता है, तब भी वो यहां पेनलाइज्ड किया जाएगा. चलिए, ए हिंदू है, मैरी करता है मिसेस बी से, हिंदू फीमेल से. उनकी मैरिज सोलेमनाइज हो चुकी है एज पर हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज, सारी सेरेमनीज निभा चुके हैं. आफ्टर मैरिज विद मिसेस बी, A underwent religious conversion into a religion X, which legally permit males to have two wives. Thereafter, Mr. X got married to Mrs. C, a female belonging to religion X. In compliance with all the legal requirement of the contracting valid marriage, the religion X, in the given situation, which of the following statement is true? ए हिंदू मेल है, बी से शादी करता है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, बाद में अपना धर्म परिवर्तन करता है और धर्म बना लेता है एक्स को, और वहां वो अलाउड करता है कि दो वाइफ रख सकते हो, फिर वो सी से भी शादी कर लेता है. तो अब आप बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या है? ए, जो ए ने सी से दूसरी शादी की है ना, ए और बी की हैज बिकम, ए और बी की पहली शादी इनवैलिड हो जाएगी, गलत. ए और बी की शादी इनवैलिड हो जाएगी, ये भी गलत. Mr. A's marriage with Mrs. C has not affected the validity of his marriage with Mrs. B. बिल्कुल ठीक. तो यहां पर ए को सी के साथ शादी करने से बी वाली जो पुरानी शादी है उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ए है, हिंदू मेल है, मैरी करता है बी से, वो भी हिंदू फीमेल से. उनकी सारी शादी रीति रिवाजों के अनुसार हुई है. आफ्टर शादी के बाद जो है मिसेस बी, Mr. A underwent religious conversion into a religion X, which legally permit male to have two wives. A जो है वो दूसरी शादी करता है C के साथ, क्योंकि अब धर्म परिवर्तन कर लिया है, a female belonging to religion X. In compliance with all the legal requirements of contracting a valid marriage under religion X, Mr. B filed a criminal complaint against Mr. A for committing the offense of bigamy in the given situation. Which of the following statement is true? अब इसने bigamy का सवाल पूछा है, ध्यान से समझना. ए जो होगा पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, बिल्कुल ठीक है. ए लायबल होगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन पिनल कोड, बिल्कुल ठीक है. मिस्टर ए नॉट कमिटेड ऑफेंस, गलत है. तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सर वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग भी पनिश होगा और आईपीसी के अकॉर्डिंग भी पनिश होगा. मिस्टर ए मेल है, हिंदू मेल है, वो बी से शादी करता है हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार. उसके बाद में बट वॉज परफॉर्म बाय सीकिंग ब्लेसिंग ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स आफ्टर हिज मैरिज टू मिसेस बी. ए जो है वो धर्म परिवर्तन करता है, रिलीजन एक्स में चला जाता है और रिलीजन एक्स कहता है दो शादी कर सकते हो. मिस्टर ए जो है वो मैरी करता है मिस्टर सी से, फीमेल बिलोंगिंग टू रिलीजन एक्स. इन कंप्लायंस विद ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वैलिड मैरिज अंडर रिलीजन एक्स, मिसेस बी फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर ए फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी इन द गिवन सिचुएशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सवाल वही है, पूरा के पूरा डिट्टो है, सिर्फ और सिर्फ आंसर्स चेंज हो चुके हैं. देखिएगा, ए ने कमिट किया है बाइगेमी का ऑफेंस, ही मैरिड अगेन ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज. मिस्टर ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी बिकॉज हिज फर्स्ट मैरिज इज
नॉट वैलिड। तो यहां पर क्या पूछा है, Which of the following statement is true? Mr. A has committed the offense of bigamy because he underwent religious conversion in order to contract a bigamous marriage. Mr. A has not committed the offense of bigamy because his second marriage is not valid. तो अब बताइए, यहां पर इसने पूछा ना, लास्ट पॉइंट जो है, मिस्टर बी ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है ए के खिलाफ फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। तो आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो देखिए सर, यहां पर सही ऑप्शन होगा कि ए ने बाइगेमी किया है ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज। ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन। A has committed the offense of bigamy because he underwent religious conversion in order to contract a bigamous marriage। जी हाँ, यह कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज की बात आ जाएगी। मिस्टर ए मेल है बिलोंगिंग टू रिलीजन P has been be a female belonging to religion P. Their marriage was solemnized in compliance with all the legal requirements of contracting a valid marriage under religion P. Monogamy is espoused as a cherished value by the followers of religion P. वो लोग दो शादियां कर सकते हैं एक से ज्यादा, and provided as per condition for valid marriage for the followers of religion. After his marriage to Mrs. B, Mr. A underwent religion conversion into religion Q, which legally permits males to have two wives। ठीक है। Thereafter Mr. A got married to Mrs. C, a female belonging to religion Q. In compliance with all the legal requirements of contracting valid marriage under the religion Q, Mrs. B wife filed, मतलब जो पहली वाइफ थी उसने फाइल की है क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट A फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी इन दी गिवन सिचुएशन। अच्छा, जो पहला वाला धर्म है P, वो सिर्फ मोनोगेमियस अलाउड करता है, मतलब सिंगल शादी ही अलाउड करता है, लेकिन दूसरा जो है वो आपको बाइगेमी अलाउड कर रहा है। ठीक है। ए ने बाइगेमी की है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ रिलेटिंग टू मैरिज। मिस्टर ए हैज कमिटेड बाइगेमी अकॉर्डिंग टू पीनल लॉ ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक। तो यहां पर दो ऑप्शन सही होंगे। मिस्टर ए हैज कमिटेड बाइगेमी, मिस्टर ए हैज कमिटेड बाइगेमी अकॉर्डिंग टू द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज ऑफ रिलीजन P। तो एक मिनट मुझे पढ़ने देना। ए है P धर्म, देखो यहाँ P नामक धर्म है, A भी इसको मानने वाला, B भी इसको मानने वाला, इनकी शादी हो जाती है। और P धर्म कहता है सिंगल मैरिज के बारे में, सिंगल मैरिज के बारे में। ठीक है। उसके बाद में ये क्या करता है, A अपना धर्म परिवर्तन करता है और धर्म में चला जाता है Q में, और Q धर्म जो है वो अलाउड करता है डबल मैरिज को, मतलब कि दूसरी शादी भी आप कर सकते हो। फिर यहां पर जाकर ये किससे शादी करता है, C से शादी करता है। तो A प्लस C की शादी हो जाती है Q धर्म के अनुसार, जो डबल मैरिज को अलाउड करता है। अब ये जो वाइफ है ये फाइल कर रही है क्रिमिनल कंप्लेंट। तो अब यहां पर हिंदू धर्म की तो बात ही नहीं हुई, तो सही ऑप्शन होगा C कि उसने मैरिज जो है वो की है बाइगेमी का अकॉर्डिंग टू द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज ऑफ रिलीजन P, क्योंकि रिलीजन P जो है वो मोनोगेमी की बात करता है। ठीक है। Which of the following statement is incorrect? अच्छा, अब एक और चीज बताऊं मैं आपको, मेरी बात सुनो ध्यान से। इसका ऑप्शन आपको डी भी भरना पड़ सकता है या डी भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि हमने जो पैसेज पढ़ा उस पैसेज में हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इस तरीके की शादी करना, दूसरी शादी करना, धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी करना, वो बाइगेमी कहलाता है, ऑफेंस कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर अब अपन ने जो पूरा पढ़ा वो तो P के अनुसार था, लेकिन P नामक कोई धर्म अपने इंडिया में है ही नहीं, या कोई लॉ में कोई उसका जिक्र ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है कि उसने हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गड़बड़ की है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहां पर अब आपको ढूंढ के बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम हस्बैंड और वाइफ इज अ प्री कंडीशन फॉर परफॉर्मिंग अ वैलिड हिंदू मैरिज। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ इज अ प्री कंडीशन। अरे गलत है। हाँ, मतलब आपको सेकेंड मैरिज करने के लिए पहले से कोई हिंदू धर्म में ऐसा कुछ है क्या कि पहले से जिंदा होना चाहिए? नहीं, अगर जिंदा नहीं है तो आप सेकेंड मैरिज कर सकते हो। तो पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। Special marriage, that is marriage between person from two different religious affiliation can be legally contracted in India under the provision of the law relating to Special Marriage Act. The law relating to special marriage provides for the registration of such marriage and for divorce in such cases. One of the mode in which special marriage can be legally terminated is through divorce by mutual consent to parties to marriage. In order to obtain a divorce by the mutual consent, both the parties to the special marriage are required to jointly present petition for divorce to the district court on the ground that
that they have been living separately for 1 year or more, that they have not been able to live together, and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved at least 6 months after the presentation of such petition, but not later than 18 months after the presentation of such petition. The district court, after hearing the parties and after making the necessary inquiry and being satisfied marriage is a special marriage and that the claim made in the petition are true, shall declare the marriage to be dissolved. तो यहाँ पर कह रहा है स्पेशल मैरिज का मतलब है दो अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी होना. अगर वो कह रहे हैं कि हम 1 साल से अलग रह रहे हैं और साथ में रहने के लिए काबिल नहीं है, नहीं रह सकते साथ में, तो यहाँ पर वो पिटीशन फाइल करेंगे. 6 महीनों के अंदर अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा 18 महीनों में उनका फैसला होना ही चाहिए और शादी खत्म होगी. ठीक है. Further, the personal presence of parties before the district court at the time of presenting the joint petition for divorce is not mandatory, as the parties can certify the court even by the affidavit that requirement for granting divorce of mutual consent are fulfilled. तो यहाँ पर्सनली प्रेजेंट होकर जॉइंट पिटीशन करना जरूरी नहीं है, एफिडेविट से भी दे सकते हैं. क्वेश्चन है, मिस्टर ए हिंदू फीमेल है और बी जो है वो क्रिश्चियन मेल है. गॉट मैरिड, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट जनवरी 2018 में. जनवरी 26, 2021, Mr. A and B jointly presented petition for divorce by mutual consent before the district court on the ground that they have been inflicted mental cruelty on each other for a period of 3 years and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved in the given situation. Which of the following statement is correct? ठीक है, तो चलिए सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पास करनी होगी डाइवोर्स की डिक्री. पास अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स विद इन 6 months आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन आफ्टर 18 months. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल नॉट इमीडिएटली पास अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स बाय अ म्यूचुअल कंसेंट. द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल इमीडिएटली पास अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द मैरिज वाज वैलिड. ये कह रहा है कि हमने 3 साल से एक दूसरे का दिमाग खराब कर रखा है, एक दूसरे पर क्रूएलिटी कर रहे हैं. इन दिस गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो ये कह रहा है 6 महीने के अंदर अंदर कर दो आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रहा है कि नहीं, उसको डाइवोर्स की डिग्री मिलेगी 18 महीनों के पिटिशन आने के बाद में. शैल नॉट इमीडिएटली पास अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल नॉट इमीडिएटली पास अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. म्यूचुअल कंसेंट दोनों की मर्जी होने से मतलब हाथों हाथों डाइवोर्स नहीं मिलेगा. 6 महीने से लेकर 18 महीने के बीच का समय उनको देना पड़ेगा. मिस्टर ए हिंदू फीमेल है, बी जो है वो क्रिश्चियन मेल है. वो शादी करते हैं जनवरी 18 में. फरवरी 15 को ही, फरवरी 15, 2021 में ही मिस्टर ए प्रेजेंट करता है डाइवोर्स के लिए बाय म्यूचुअल कंसेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट मिस्टर ए एंड बी हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर पीरियड ऑफ 1 year बिकॉज बी हैज बीन एन अडल्टेरियस रिलेशनशिप विद मिस्टर एक्स, अ क्रिश्चियन फीमेल. इन दिस गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो देखिए, District court shall pass a decree of divorce by mutual consent 6 months after the date of presentation. Shall pass a decree of divorce by mutual consent 18 months after the date. The district court shall not pass a decree of divorce by mutual consent as the requirement for grant of divorce are not fulfilled. क्योंकि आपका ग्राउंड अलग है. स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है कि आप दोनों 1 साल से अलग रह रहे हो और सिर्फ इस वजह से कि हमारी अब बन नहीं रही है. यहाँ पर तो अडल्टेरियस एक्टिविटी का डाइवोर्स का ग्राउंड है, वो नहीं चलेगा. ए जो है हिंदू फीमेल है, बी जो है क्रिश्चियन मेल है. शादी होती है उनको 2018 जनवरी में. अप्रैल 10, 2021 में ए और बी जो है वो जॉइंटली प्रेजेंट करते हैं पिटिशन फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड दे म्यूचुअली एग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड. अब दोनों रहे हैं और दोनों आपस में मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब हमारी शादी नहीं टिकेगी. तो अब बताइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल पास अ डिग्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट आफ्टर ऑल अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड. सही है. डिग्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल इमीडिएटली, इमीडिएटली तो नहीं होगा. शैल नॉट पास अ डिग्री ऑफ डिवोर्स, ये भी नहीं होगा. शैल नॉट पास अ डिग्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट बिकॉज नीदर पार्टी इज एट फॉल्ट इन द मैरिज. नहीं, ये देखने को जरूरत नहीं कि फॉल्ट किसी की नहीं. तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, म्यूचुअल आफ्टर ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड. मिस ए हिंदू फीमेल है, बी जो है वो क्रिश्चियन मेल है. मैरी होती है उनकी जनवरी 2018. जून 2016-21 में ए और बी जॉइंटली प्रेजेंट करते हैं पिटिशन फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड दे हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड. ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन व्हाइल मिस ए प्रेजेंटेड फिजिकली इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मिस्टर बी जॉइंड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. अब बताइए सर, इसमें क्या होगा? वो तो फिजिकली आई है लेडी तो, लेकिन आदमी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट में जुड़ा है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पास अ डिग्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट 6 months आफ्टर द डेट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल पास अ डिग्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट आफ्टर ऑल अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल नॉट पास अ, गलत.
तो ए और दो दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, ए और बी दोनों में से कोई भी। मिस्टर ए हिंदू फीमेल है, बी जो है वो क्रिश्चियन मेल है, शादी होती है उनको जनवरी 2018। मार्च 15 2021 में ए और बी जॉइंटली प्रेजेंट करता है पिटिशन फॉर डिवोर्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. 6 months later, the district court, after hearing the parties and making inquiry, found that the marriage had been solemnized under the law relating to special marriages and that the consent of Mrs. A for the presentation of petition of divorce was obtained by fraud. कंसेंट जो है वो म्यूचुअल कंसेंट नहीं है। डाइवोर्स की जो कंसेंट मिसेस ए से ली गई है वो फ्रॉड से ली गई है। अब ऐसे केस में shall pass गलत, shall not pass degree of divorce because there was no mutual consent between the parties। म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, फ्रॉड है तो नहीं होगी। अगला, two principal theories on the relationship between international law and domestic law, monism and dualism. The monistic theory maintains that the subject of two systems of law, international law and municipal law, are essentially one. The monist theory asserts that the international law and municipal law are fundamentally the same in nature and arise from the same science of law and are manifestation of a single conception of law. The followers of these theories view international law and municipal law as part of universal body of legal rules binding all human beings, objective, collective और singly। तो दो अलग अलग थ्योरीज हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ के लिए। एक तो है मोनिज्म, एक है ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म वाली थ्योरी जो ये वाली जो है ना, द फॉलोअर्स ऑफ दिस थ्योरी कौन है? द मोनिस्टिक्स। ये मोनिज्म वाली थ्योरी कहती है कि ये सेम ही है, और ये वाले थ्योरी वाले मानने वाले हैं कि इंटरनेशनल लॉ और हमारे डिस्ट्रिक्ट लॉ जो हैं, इंडिया के लॉ है, पार्ट ऑफ यूनिवर्सल बॉडी के हैं और कलेक्टिव सिंगली। इन अ मोनिस्ट सिस्टम इंटरनेशनल लॉ डज नॉट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू डोमेस्टिक लॉ बिकॉज इंटरनेशनल लॉ इमीडिएटली बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इन डोमेस्टिक लीगल सिस्टम अपॉन रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी। तो इंटरनेशनल ट्रीटी जैसे ही चेंज होती है या कुछ भी होता है तो उसका इफेक्ट अपने आप ही डोमेस्टिक लॉ में आ जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डोमेस्टिक लॉ इज सबऑर्डिनेट टू इंटरनेशनल लॉ। कह रहा डोमेस्टिक लॉ जो है वो इंटरनेशनल लॉ के नीचे रहेंगे। द स्टैट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल criminal code therefore can be directly applied and adjudicated in national court according to the monistic theory। तो यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ड्यूलिज्म थ्योरी इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ रिप्रेजेंट टू एंटायरली डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम। ये दोनों अलग अलग हैं। That is, international has an strictly different character from that of municipal law। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल अलग है। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल इन द डोमेस्टिक सिस्टम अंडर ड्यूलिज्म। तो ड्यूलिज्म थ्योरी कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ पहले नहीं होगा, पहले सारे के सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट लॉ ही लगेंगे। First, international law must be translated into state legislation before the domestic court can apply it। For example, under dualism, ratification of the statutes of the International Criminal Court is not enough. It must be implemented through state legislation into the domestic system. Most state and court presumptively review national and international legal system as discrete entities and routinely discuss in the dualist fashion incorporation of rules from one system to the other। तो दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहता है कि दोनों सेम ही हैं और इंटरनेशनल लॉ बड़ा होगा, और दूसरी थ्योरी कहती है, ड्यूलिज्म थ्योरी कहती है कि नहीं, हमारा डोमेस्टिक लॉ पहले बड़ा है और बाद में इंटरनेशनल लॉ की बारी आएगी। In light of the given passage, which of the following statement is correct? तो सही आंसर क्या कहता है? Monism and dualism are similar. Dualism postulates the homogeneous of domestic law and international law. Monism and dualism are different approach. Monism postulates the homogeneous of international law। तो dualism जो है वो इंटरनेशनल लॉ की सपोर्ट में बात नहीं करता, मोनिज्म सपोर्ट बात करता है। मोनिज्म जो है वो आपकी सपोर्ट करता है इंटरनेशनल लॉ को। एक्स डेवलपिंग कंट्री है। एक्स ने रेटिफाइड किया है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 1995, incorporate the provision of the said convention in the domestic legislation addressing climate change 1996. However, X has been widely criticized in the international community for its failure in meeting the obligation under the said convention. Why? Is a developed country. Why ratified the UN Framework Convention on Climate Change 1995 and has not incorporated the provision of the said convention in the domestic legislation until date? Why? Has been appreciated by the international community for its success in meeting the obligation under the said convention in the given situation. Which of the following statement is correct? एक्स नाम की एक कंट्री है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में क्लाइमेट चेंजेस को उसने अपनाया, उसने अपने डोमेस्टिक लॉ में चेंजेस भी किए, लेकिन वो सही से फॉलो नहीं कर पाया और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। वाई ने भी यही किया, लेकिन वाई ने अपने डोमेस्टिक कन्वेंशन में, डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में अभी तक इंटरनेशनल कन्वेंशन की ट्रीटी से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन को एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो अब बताइए कौन सा देश क्या फॉलो करने वाला है?
एक्स जो है वो ड्यूलिस्ट है और वाई जो है वो मोनिस्ट है। समझ में आ गया? डी अ ड्यूलिस्ट स्टेट है, साइन रेटिफाइड एन अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स an international agreement administered by the World Trade Organization. If D is compelled to fulfill international obligation under the TRIPS agreement, which of the following statements? अगर D को compel किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो D may adopt the provision of TRIPS, D may not adopt, D must incorporate the provision of the TRIPS agreement into an existing domestic legislation or in a new domestic legislation. क्योंकि भाई साहब आप ड्यूलिस्टिक स्टेट हो, आपको बनाना पड़ेगा अब अपना नया। Which of the following statement is incorrect? अब चारों पॉइंट में से आपको इनकरेक्शन वाले ऑप्शन ढूंढने हैं। According to monism, the nature of domestic law and international law is the same and domestic law is subordinate. सही कह रहा है। Monism ratified international convention automatically become a part. सही कह रहा है। Dualism ratified international convention automatically. गलत, ये गलत कह रहा है, ये इनकरेक्ट है। ये अपने आप चेंज नहीं होते, वो फॉलो करते हैं। एक्स नाम की कंट्री है, इंटरनेशनल कन्वेंशन रेटिफाइड करती है, जिसके बारे में ये कहा गया ईच स्टेट पार्टी टू एनेक्ट लॉ डिफाइनिंग एंड पनिशिंग ब्राइबरी। ठीक है, द एक्ट ऑफ ऑफरिंग ब्राइब्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, द कन्वेंशन हैज नीदर डिफाइंड ब्राइबरी नर प्रेस्क्राइब अ पनिशमेंट फॉर द सेम, so that each state party may define the offense of bribery differently in the respective domestic legislation. By 2022, X has not enacted any law defining and punishing the offense of bribery. In November 2021, Mr. A was being prosecuted by a domestic criminal court in X for allegedly offering a bribe to a government official. In the given situation, which of the following statement is correct? एक्स नाम की एक कंट्री है, इंटरनेशनल कन्वेंशन पर साइन करता है और उस कन्वेंशन का मतलब यह है कि आपको अपने देश में ऐसे कानून बनाने होंगे या फॉलो करने होंगे जो ब्राइबरी से रिलेटेड, रिश्वतखोरी से रिलेटेड, उसको डिफाइन भी करे और पनिश भी करे। एक्स ने ऐसा कुछ किया नहीं। 2022 तक मिस्टर ए जो है, जो एक्स कंट्री का रहने वाला, 2021 नवंबर 2021 में पकड़ा गया, डोमेस्टिक क्रिमिनल कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और एक्स के ऊपर इल्जाम है गवर्नमेंट ऑफिशियल को घूस देने का, रिश्वत देने का। ठीक है, तो एक्स मोनिस्ट स्टेट है, ए कैन बी पनिश्ड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। एक्स इज अ ड्यूलिस्ट स्टेट है, ए कैन बी पनिश्ड। एक्स इज अ ड्यूलिस्ट स्टेट, ए कैन नॉट बी पनिश्ड। ए कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर द कन्वेंशन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एक्स इज मोनिस्ट और ड्यूलिस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने डोमेस्टिक लॉ में तो ऐसा कुछ बनाया नहीं ना, इंटरनेशनल लॉ डायरेक्ट थोड़ी लगेंगे उस पर। अगला पैसेज, UN Commission on Environment and Development defines sustainable development as a follow. Sustainable development is the development that meet the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Sustainable development clearly postulates an anthropocentric bias, least concerned with the right of other species which live in Earth. Anthropocentrism is always human interest focused thinking that consider non-human as having only instrumental value to humans. In other words, human take precedence and human responsibilities towards non-human are based on benefits to human. तो ये कह रहा है, यहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ट्रीटी पास हुई। इसका मतलब ये होता है कि नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्राइजिंग, फ्यूचर में हम जो जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, कंप्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर विदाउट कंप्राइज। ठीक है, तो मतलब खुद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बताया है कि इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट द, उनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लियरली पोस्टेड एंथ्रोपोसेंट्रिक बायस। एंथ्रोपोसेंट्रिक बायस का मतलब है कि ह्यूमन के अलावा जितने भी दूसरे जीव जंतु हैं वो ह्यूमन की नीड्स के लिए काम आएंगे, उनका हमने सोचना जरूरी नहीं है। इकोसेंट्रिज्म नेचर सेंटर्ड, वे ह्यूमन are part of nature and non-humans have intrinsic value. In other words, human interest does not take automatically precedence and human have obligation towards non-human. लेकिन दूसरी जो थ्योरी है वो कहती है कि ह्यूमन के साथ साथ नॉन ह्यूमन थिंग्स जो है, दूसरे जो जीव जंतु है, जानवर है, उन लोगों को भी ध्यान देगा इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। इकोसेंट्रिक इज देयरफॉर लाइफ सेंटर्ड, नेचर सेंटर्ड, वेयर नेचर इंक्लूड्स बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली ह्यूमन राइट्स बट ऑल्सो कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि आपको सिर्फ अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं करना है, जो दूसरी चीजें हैं, दूसरे जीव जंतु हैं, उनका भी ध्यान रखना है जो विलुप्त होने के कगार पर है।
inseparable part of the fundamental right to life according to the doctrine of public trust recognized under the Constitution of India. Certain common properties such as rivers, cesspheres, forest, air are held by the government in trustship for the free and unimpeded use of general public. The resource like air, sea, water and forest have such a great importance to the people as a whole that it would be totally unjustified to make them a subject of private ownership. The state as a custodian of the natural resources has a duty to maintain them not merely for the benefit of the public but for the best interest of flora and fauna, wildlife and so on. तो यहाँ पर कहा गया कि हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ आप अपने ह्यूमंस को ही जिंदा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाकी सारी की चीजें फ्लोरा फाउना मतलब पूरी प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचे. क्वेश्चन है, मिस जी स्टूडेंट है एनवायरमेंट साइंस की, कल्टिवेटेड अ बटरफ्लाई गार्डन विच प्रोवाइड अ फेवरेबल हैबिटेट फॉर बटरफ्लाई. मिस जी हैज कल्टिवेटेड द बटरफ्लाई गार्डन सो दैट शी कुड ऑब्जर्व एंड स्टडी द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाई सच एज एग, लार्वा, पॉपे एंड अडल्ट. इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. उसने गार्डन बनाया बटरफ्लाई के लिए और वो स्टडी करना चाहती है उन पर. ठीक है. Mrs. G approach to cultivation of butterfly garden is anthropocentric because it concerns the furtherance of her academic interest. ठीक है. जी का अप्रोच जो है वो क्या है, एंटोस्पेंट बिकॉज इट कंसर्न द कंजर्वेशन. नहीं, वो एनवायरमेंट को बचाना नहीं चाहती, वो खुद के रिसर्च के लिए काम में ले रही है, अकेडमिक इंटरेस्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. आप चारों में से पढ़कर सिंपल सा आंसर देना है. करेक्ट क्या है? Anthropocentric and ecocentric are different approach to achieving sustainable development. Anthropocentric focus on the promotion of non-human, ecocentric concerned with the promotion of both human and non-human. ये सब तो गलत है ना जो अभी तक पढ़ा. ये है ecocentric. Following is the basis for difference between anthropocentrism and ecocentrism. तो दोनों में basis difference क्या है? The inherent value placed on human and non-human. The inherent value placed on living things and non-living things. The relationship नहीं यार, ये human और non-human की तो है main जो फर्क है वो इन दोनों का ही तो है. Which of the following statement is correct regarding fundamental rights to life under the Constitution of India? Fundamental right to life जो है, जिंदगी जीने का अधिकार जो है, वो Constitution of India के according जो है, इस right में सबसे correct option क्या है? It creates a corresponding duty on human beings to protect and preserve non-humans. हाँ, फंडामेंटल राइट का मतलब है कि खुद जी रहे हो तो दूसरों को नहीं मार सकते. Which of the following statement is incorrect according to doctrine of public trust? Public trust के according incorrect point क्या है? Private ownership of forests is unwarranted. Forests are held by the state in fiduciary. State is obligated to maintain forests for their economic value. State is obligated to maintain forests in the interest of human and non-human. हाँ, बिल्कुल. Which of the following statement is incorrect according to the doctrine of public trust? Public trust से related incorrect क्या है? तो state obliged to maintain forest for their economic value. क्या वो अपने पैसों के लिए इसको संभालेगा जंगलों को? नहीं सर, पब्लिक के लिए संभालेगा. Last passage. Parties to a contract are under mistake regarding an important fact related to such contract is may affect the contract in two ways. It may firstly defeat the consent altogether. वही है मिस्टेक वाला पूरा का पूरा पैसेज. अब इसको तो क्या समझाऊं, आप आराम से ही पढ़कर इसको समझ सकते हैं. चलो मैं 3 पॉइंट बता देता हूँ. अग्रीमेंट इज void. Both parties their mistake is to matter of fact and the fact about which they mistaken is essentially to the agreement. 3 पॉइंट बता दिए मिस्टेक से रिलेटेड. क्वेश्चन आंसर पा जाओ. A entered होता है agreement to sell his bicycle which had been kept unused or attic for a year. Mr. B an agreed price. However, neither party was aware that at the time of entering into the agreement, the bicycle had already been destroyed by fire in the attic. Attic मतलब वो गैराज. In the given situation, which of the following statement is true? दोनों ही mistaken है. Contract void हो गया. अग्रीमेंट इज वॉइड क्योंकि दोनों ही मैटर ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेकन में है. एक्स और वाई दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेल ऑफ आर्टिकल व्हाइल रीलिंग अंडर द एरोनियस बिलीफ. उन दोनों को विश्वास क्या है कि सेल ऑफ दैट आर्टिकल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट वाज परमिटेड बाय द लॉ, लेकिन एक्चुअली गलत है. एक्चुअली ये गलत है. तो दोनों ही मिसबिलीफ में है, मिस्टेकन में है. तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, गलत. The contract is voidable at the option of गलत. voidable गलत. not voidable तो ऑप्शन यहां पर सही दिया ही नहीं है. वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सर सीधा सीधा void, लेकिन void दिया ही नहीं है तो आपको not voidable लिखना होगा. not voidable का मतलब क्या हुआ? सीधा void हुआ. मिस्टर जेन है एक अग्रीमेंट में देता है के साथ सेल ऑफ जेज क्लब. At the time of entering into the agreement, while J believed that he was agreeing to sell his golf club, Mr. K believed that he was agreeing to buy a club house. Oh.
एक पर्सन सोच रहा है मैं गोल्फ क्लब बेचूंगा, दूसरा सोच रहा है क्लब हाउस खरीदूंगा सेम प्राइस पे, तो कैसे होगा? Mistake of fact defeated the consent of party. Mistake of fact misled the party to purpose of the contract was regarding the identity of party. नहीं, identity की बात नहीं, A और B दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, इसमें ये गलती है। डी जो है वो अपॉइंट करता है के को अपने कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो खुद अनेबल है ड्यू टू his advanced age. Mr. K agreed to manage the cultivation of D's land if he granted K a lease of said land. D agreed to the same and signed a deed which was unknown to both parties, a gift deed. लेकिन दोनों को ये पता नहीं था कि हम लोग लीज डीड पे नहीं गिफ्ट डीड पे साइन कर बैठे हैं। तो D और K रिलिंग अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट असेंशियल टू द अग्रीमेंट। हाँ, D और K रिलिंग अंडर मिस्टेक एज द मैटर ऑफ लॉ, मैटर ऑफ लॉ है ही नहीं। D reeling under mistake as to matter of fact essential to the agreement. D was reeling under mistake as to matter of law essential to the agreement. Mr. D नहीं है सर, दोनों के दोनों मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड गलत पॉइंट पर साइन कर चुके हैं। X और Y एंट्री मारते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एक आर्टिकल बेचने के लिए, शिप्ड बाय मिस्टर X इन अ शिप नेम द क्रूजर। द क्रूजर नाम से वो शिप उससे आने वाला, उसमें वो आर्टिकल है, एंड डिलीवर टू वाई, वाई को दे देगा ऑन अग्रीड डेट। मिस्टर एक्स शिप्ड द सेड आर्टिकल बाय अ डिफरेंट शिप्ड नेम द मरीनर, लेकिन वो आर्टिकल मरीनर से आता है विदाउट इन्फॉर्मिंग वाई, वाई को इस बात का पता नहीं। आर्टिकल वॉज डिलीवर टू वाई ऑन द अग्रीड डेट। इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो देखिए, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, अग्रीमेंट वैलिड रहेगा अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट नॉट एसेंशियल टू द अग्रीमेंट। कहां से भी आए क्या फर्क पड़ता है, किसी भी शिप से आए क्या फर्क पड़ता है, आर्टिकल आना जरूरी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ अनदर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।